हैं और उनकी गंभीरता को भारतीय जनता पार्टी कभी लेती ही नहीं है गंभीरता से। और मैं इंतजार करता हूं कि किसी जिम्मेदारी पद पे सुकृति जी को लेंगे। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, उन्हें प्रत्याशी बनाती, अधिकृत प्रवक्ता ही बना देती, कुछ नहीं रहती तो कम से कम टीवी चैनलों पे अधिकृत रूप में आ पाते तो मुझे बेहतर लगता है। लेकिन उनकी योग्यता का लाभ नहीं लेना चाहती भारतीय जनता पार्टी। योग्य व्यक्ति हैं। दूसरी बात, हर वर्ग के साथ अगर छलने का काम, ठगने का काम किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगा। सुकृति जैन साहब जैन समाज से आते हैं, कहीं ना कहीं जैन समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और जैन समाज गौरवान्वित होता होगा जो सुकृति जैन साहब को जब विधायक थे सदन में बैठते थे, लेकिन टिकट नहीं दिया। दूसरी बात, क्या जैन समाज ने आंदोलन नहीं किया पूरे देश में? वो किसके खिलाफ था? वो किसके खिलाफ था आंदोलन? क्योंकि सरकार ने जैन समाज के जो पूजनीय स्थल है, जो धार्मिक स्थल है, उनके साथ छेड़छाड़ करने का काम किया था। पूरे देश भर में झूठे वादे, झूठे दावे अगर कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है। जैसे दिल्ली में जाट आंदोलन कर रहे थे क्योंकि जाट आरक्षण की बात भारतीय जनता पार्टी ने की, जब सत्ता में आए तो आरक्षण दिया नहीं। महाराष्ट्र के अंदर मराठा आंदोलन कर रहे थे क्योंकि मराठा आरक्षण की बात भारतीय जनता पार्टी ने की, सत्ता में आए दिया नहीं। राजस्थान के अंदर गुर्जर समाज को, मीणा समाज को आरक्षण देने की बात करी, जब सत्ता में आए तो आरक्षण दिया नहीं। उसी तरीके से मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात करी, शिवराज जी ने कहा कोई माइकल लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता, लेकिन 27% आरक्षण कभी दिया नहीं ओबीसी वर्ग को। तो ये जो आरक्षण की आग लगाने का काम, लोगों को धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। बड़ा हास्यास्पद स्थिति है कि मध्य प्रदेश में कोर्ट कहता है, जबलपुर हाई कोर्ट कहता है कि हमने किसी तरीके की आरक्षण की रोक नहीं लगाई है ओबीसी की 27% की, और राज्य सरकार कोर्ट के नाम पे कहीं पे भी इंप्लीमेंट नहीं कर रही 27% आरक्षण। तो ये कोर्ट को भी धोखा देते हैं, गुमराह करते हैं, जनता को भी धोखा देते हैं, गुमराह करते हैं, और बात करते हैं कि हम आरक्षण के हितैषी हैं, ओबीसी हितैषी हैं, हम संविधान हितैषी हैं, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था पसंद करते हैं। अभी सुकृति साहब ने इंदौर की घटना का जिक्र किया। आप देखिए, इंदौर का जो प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी का, वो गाड़ी में बैठता है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की, भारतीय जनता पार्टी का विधायक उनको रिटर्निंग ऑफिसर के पास लेकर के जाता है, नामांकन वापस कराता है, फिर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में ले जाते हैं, उनको नाम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लाई जाती है। वो व्यक्ति जिसके ऊपर 2 दिन पहले महिला के साथ छेड़छाड़ करने के लिए जान से मारने की कोशिश करने का अपराध कायम किया और भारतीय जनता पार्टी उस व्यक्ति को लेती है, तो ये अपराधियों को ले रही है और अपराध मुक्त समाज बनाने की बातें करती हैं झूठी झूठी। तो जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमा लगाओ उस पर क्यों उनको भारतीय जनता पार्टी में लिया? ऐसे कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक इंदौर से जो थे, उनके ऊपर 150 करोड़ का दंड लगाया गया अवैध खनन के लिए, उत्खनन के लिए, उनको भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया। ये सब बातें जो आप बता रहे हैं, ये चुनाव दोषकर्मी, ये सब भारतीय जनता पार्टी जो मुंह से बातें करती है। जैसे सुकृति साहब ने कहा था कि चुनाव में तो बहुत सारी बातें बोल दी जाती हैं, ऐसे अमित शाह जी भी चुनाव के बाद बोल देते हैं कि जो जुमले हैं जुमले बोल दिए जाते हैं। तो ये अविश्वसनीय लोग हैं, अविश्वसनीय बातें करते हैं, जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। 2014 में अच्छे दिन, 2019 में चौकीदार बने थे, उन चौकीदार ने पुलवामा हमले के न्यायिक जांच, आज तक किसी अपराधी को नहीं पकड़ा। आखिर कैसे अपराध घटोगा? नोटबंदी लेकर के आए थे, तब भी हमारे देश में सीमाएं सुरक्षित नहीं हुई। आज चीन हमारे देश में कब्जा कर रहा है, मोदी का परिवार क्या कर रहा है? ये चुनाव में एक नया जुमला लेके आते हैं। अभी इनका परिवार जैसे ही चुनाव खत्म होगा, जैसे चौकीदार खत्म हो गए थे, अच्छे दिन खत्म हो गए थे, वैसे इनका मोदी परिवार बिखरने वाला है। जितने लोगों ने अपने साथ मोदी का परिवार लिखा हुआ है, वैसे ही वो जसोदा बहन जी जैसे लापता हो जाएंगे। ढूंढना पड़ेगा, जैसे मोदी जी के कॉलम में कहीं जसोदा बहन जी नहीं दिखती हैं। ठीक है यस जी, ठीक है। पूरे देश में जो विश्वासघात किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वही सबसे बड़ा मुद्दा है। जो वादे और जो दावे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, मैंने सवाल किया सुकृति साहब से कि जैन समाज ने पूरा देश क्यों बंद रखा था, क्यों अपने संसाधन, सारे जो प्रतिष्ठान हैं, जो इकोनॉमी में, अभी इकोनॉमी की बात कर रहे थे, जिसमें देश में अहम योगदान जैन समाज रखता है, क्यों बंद रखा था? किसके खिलाफत में बंद रखा था? क्या वो विपक्ष के खिलाफ में बंद रखा था? जवाब नहीं दिया उन्होंने। मैंने मराठाओं की बात करी, उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने जाटों की बात करी, उन्होंने जवाब नहीं दिया।
मैंने गुर्जर समाज की बात करी, मीणा समाज की बात करी, कि मैंने उन सब समाजों की बात करी जिनके साथ विश्वासघात अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब यादव समाज को हमेशा पूरे समाज के, पिछड़े समाज के सामने, सारे वर्गों के सामने हमेशा खलनायक दिखाया कि सारे संसाधन जो है वो यादव समाज खा गया, और आज उसी यादव समाज के गुणगान कर रहे हैं। एक पर्ची वाले मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश से ले जाते हैं उत्तर प्रदेश में और बिहार में, और कहते हैं हमने यादव समाज को सम्मान दिया, और वो मुख्यमंत्री क्या कहते हैं कि मुझे तो 500 वोट भी नहीं मिलते यादव समाज के। तो विरोधाभास तो इन्हीं के यहाँ भाई वो 3 बार के विधायक रहे हैं, क्या कहना क्या नहीं करना। दूसरी बात अभी सुकृति साहब ने कहा भाषा अच्छी होना चाहिए। भाषा क्या है? वो जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पहले की सरकारों ने हरामीपन किया। ये हरामीपन शब्द कौन सा होता है भाई? और फ्री राशन की जो बात अमित शाह जी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कौन कौन खैरात में राशन ले रहा है, तो राशन को खैरात कह रहे हैं। तो ये भाषा शैली पर्ची वाले मुख्यमंत्री कह सकते हैं, जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं कह सकते। जनता ऐसी भाषा को स्वीकार नहीं करती है। वैसे ही देश के मौजूदा प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता इंटरव्यू में बताते हैं कि जब मुझे ट्रेन में सीट नहीं मिलती तो मैं किसी का भी हाथ पकड़ के चोची बन जाता था। जो सीट पे बैठने के लिए झूठ बोल सकता हो, फर्जी काम कर सकता हो, वो देश की सीट पर बैठने के लिए क्या गारंटी है कि वो अच्छी गारंटी देगा? और इनकी गारंटी पे कैसे विश्वास करें? अच्छे दिन आ गए, महिला सुरक्षा हो गई, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, देश की सीमाएं सुरक्षित हो गई, महंगाई खत्म हो गई। कौन सी इनकी अच्छी बात हो गई है जिस पे विश्वास करें? कि फिर नई बात लेके आ गए मोदी का परिवार। अरे परिवारवाद विरोध करते हो और आप परिवार को आगे लेकर के आते हो। आप तो परिवारों के दुश्मन हो, घरों के दुश्मन हो, जहां महंगी शिक्षा, महंगे रोजगार, महंगी सब चीजें कर दी हैं आपने। आज बेहतर जीवन जीने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, ये सुकृति साहब बेहतर जानते होंगे। स्पष्टवादी हैं, अभी उन्होंने कह दिया, बहुत सारी बातें उन्होंने कह दी कि अरे राम को लाए वो हमें लाएंगे। मतलब भाजपा के खिलाफ तो वो खुद मान रहे हैं, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रचार कर रही है प्रभु राम को लाने का, वो गलत कर रही है। सुकृति साहब ने बताया। लेकिन आप लोग तो गए नहीं राम मंदिर, अगर जाते तो फायदा होता उसका। आप ये बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। जो प्रोपेगेंडा मीडिया के साथियों के माध्यम से चलाया गया, मुझे इतना बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे क्या? भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, राजनाथ जी, नितिन गडकरी जी, कौन सा मुख्यमंत्री चला गया था? भैया आमंत्रण हमें भेज रहे हो और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं भेज रहे, ऐसा अन्याय क्यों? आप लोगों ने तो मना किया था ना, हम नहीं जाएंगे, बता दीजिए। मना किया था कि नहीं जाएंगे। अरे प्रभु के दर्शन करने के लिए मना करना और स्वीकार करना कि जब बुलावा आएगा तब जाएंगे। भाई हमारे तुष्टिकरण की राजनीति के तहत नहीं जा रहे, मुस्लिम वोट बिखर न जाए इसलिए। जब तक प्रभु का बुलावा नहीं आता, बने बनाए कार्यक्रम निरस्त हो जाते हैं। बहुत सारे लोग टिकट बना लेते हैं, योजना बना लेते हैं, लेकिन जब तक बुलावा नहीं आता तब तक नहीं आते हैं। इनकी वैक्सीन से बहुत सारे लोगों का बुलावा आ गया, उस पर बात करें। प्रभु ने बुला लिया, जिनका राम नाम सत्य कर दिया इन्होंने, उस पर बात करें। कि जो भ्रष्टाचार हुआ, जिनसे चंदा ले लिया इन्होंने, जो दवा के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ, जो बीफ के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ, जो गौवध इन्होंने किया है, जो लगातार वो बात करें। आरक्षण खत्म करने की बात है। अभी हमारी बहन ने प्राइवेटाइजेशन की बात करी। महिला आरक्षण में भी हम लोग हमेशा इसी बात को कहते रहे कि महिलाओं को भी, जो पिछड़े समाज की, शोषित समाज की, वंचित समाज की है, उनको मुख्य धारा में लेकर के आए। ये आर्थिक आधार पर आरक्षण ले आए सामान्य वर्ग के लिए, लेकिन जो पहले से पिछड़े हैं, जो शोषित है, वंचित है, ये उन्हें मुख्य धारा में नहीं लाना चाहते। आप देखिए देश का दुर्भाग्य है कि देश में केवल 10%, 15% लोगों को सामान्य को कहा जाता है, नॉर्मल कहा जाता है, और 85%, 90% जो जनसंख्या है हमारी, वो असामान्य है। तो ये चाहते हैं कि 85%, 90% जनसंख्या जो है वो असामान्य रहे, मुख्य धारा से पीछे रहे, मुख्य धारा में ना आए। तो यूपी का बता दीजिए, पूरे देश का बता दिया आपने, उनके साथ खिलवाड़ करते रहे। यूपी का बता दीजिए, यूपी में कहां पे मजबूत है समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने बता दिया है, केवल क्योटो की सिटी में मुकाबला है। जो क्योटो बना दिया है उन्होंने, वहां मुकाबला है। बाकी सब सीटों पे इंडिया गठबंधन इनको हराने वाला है। क्योटो में हमारा इनके साथ में कड़ा मुकाबला है, क्योंकि क्योटो बना दिया है उन्होंने, तो भाई मुकाबला विकास से है हमारा। वहां विकास इतना कर दिया। मैं सुकृति साहब बनारस नहीं गए होंगे बहुत समय से, मैं कल ही बनारस से यहाँ आया हूँ अपने घर पे। रेलवे स्टेशन पे इतनी भरी गर्मी में पंखे नहीं चल रहे, गाड़ियों में जो अनारक्षित सीटें होती हैं
वो गरीबों के लिए नहीं है। आप चप्पल वाले, हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज पे बैठाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन आपने सारी वातानुकूलित डब्बे बना दिए हैं। वंदे भारत में क्या गरीब आदमी बैठ सकता है जो आपने उसका किराया रखा है? वातानुकूलित डब्बों में क्या गरीब आदमी बैठ सकता है? तो ये हवाई चप्पल में जो हवाई सपने दिखाए जा रहे हैं जनता को, ये जनता समझ रही है और उसी हवाई चप्पल से इनका स्वागत करने वाली है। जिस तरीके से इन्होंने झूठा दावा किया था इंडिया शाइनिंग नाम पे और इनकी बेहतर विदाई की गई थी, वैसे ही अब बेहतर विदाई यूपी के माध्यम से होने वाली है, ढोल बजीरा बजा के होगी। ठीक है, सुकीर्ति जवाब देंगे आप? पिछली बार यस जी आपने जो विषय उठाए थे ना, वो एक्चुअल में कम्युनिकेशन गैप पर नहीं समझ पाया था, नहीं तो मैं हर किसी के जवाब दे सकता हूं मैं। और चूंकि जैन समाज की जहां तक बात है कि हमने आंदोलन क्यों किया था, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैन समाज हो या कोई सी भी समाज हो, जब उसके धर्म पर आक्रमण होगा तो वो संगठित होकर लड़ने के लिए तैयार होगी। हमने लड़ाई लड़ी और लड़ाई जीती भी। किसी भी इसी तरह और अन्य जो मुद्दे हैं वो समझ में सुनने में नहीं आ पाए थे, इसलिए मैं उसका जवाब नहीं दे पाया हूँ। ऐसा क्यों किया जैन समाज के साथ में? ऐसा क्यों किया मराठा समाज के साथ में, जाट समाज के साथ में, मीणा समाज के साथ में, गुर्जर समाज के साथ में, यादव समाज के साथ में, जिसका बड़ा जोरदार तरीके से ढिंढोरा पीट रहे हैं हम यादव समाज के हितैषी नहीं है? तो ये समाजों में धर्म में जहर घोलने का काम जो समाज जिस पार्टी ने किया उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए ना। आवाज कम्युनिकेशन गैप है, नहीं सुन पाया मैं। वो कह रहे हैं सुकीर्ति जी, जो विभिन्न समाजों के साथ जो है जिन्होंने आंदोलन किया, जैसे गुर्जर समाज, जैन समाज, मीणा समाज, आरक्षण के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं लगातार, जो है जैन समाज ने धर्म के नाम किए, उससे जो बीजेपी ने जो धोखा दिया है उसको धोखा शब्द कह रहे हैं। वो क्यों किया? देखिए ऐसा है, एक बात आप मूल मंत्र मान लीजिए, आप जो असंगठित रहेगा वो असुरक्षित रहेगा, जो संगठित रहेगा वो सुरक्षित और सक्षम भी रहेगा। और जहां तक आरक्षण की बात है तो मैं सुन लीजिए अब सुनिए, मेरा ये मानना है, आरक्षण सरकार के द्वारा दिया गया अवसर है। यश भाई, सरकार के द्वारा आरक्षण एक अवसर है, लेकिन हमें अपने आप को, अपनी समाज को एकत्रित होकर, संगठित होकर समृद्धशाली बनाना पड़ेगा, तब हमारी उन्नति होगी। आरक्षण केवल अवसर देता है ये, और सबको अपनी बात कहने का हक है, और सरकार को सबके बीच में संतुलन बनाने का भी हक है। सरकार संतुलन बनाती है और लोगों को अपनी बात को कहने का भी हक है। जैन समाज कभी आरक्षण के लिए नहीं करती, लेकिन आज जैन समाज संपन्न है क्योंकि हम असुरक्षित नहीं है, हम संगठित हैं और समृद्धशाली भी हैं। ठीक है, ठीक है सुकीर्ति जी, ठीक है यश जी, आपकी बात आ गई। ठीक है, यूनिफॉर्म प्रिंसिपल है, यूनिफॉर्म प्रिंसिपल है। पर्यटन स्थल होना चाहिए क्या? धार्मिक स्थल पर्यटन का विषय है क्या आस्था का विषय है? ठीक है, बात बहुत पुरानी हो गई, वो तो मुद्दा भी नहीं रहा इस चुनाव में जो है यश भारती जी। ठीक है, आरक्षण पे बात कर रहे हैं, जैन समाज अल्पसंख्यक है क्या नहीं है? आवाज वो कह रहे हैं जैन समाज को आरक्षण नहीं चाहिए, वो सुरक्षित है। बंद कर दिया था ठीक है, कंचन कुमारी जी, विषय नहीं है, ठीक है, इसलिए समृद्धशाली है। ठीक है सुकीर्ति जी, बात आ गई आपकी। सम्मान के लिए अगर बात होती है तो सभी महिला सम्मान की बात होनी चाहिए, चाहे वो उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे वो प्रज्वला योजना की बात हो जो कर्नाटक में चली, 2800 सीढ़ियों की बात चली। मणिपुर में भी महिलाएं हैं और अन्य जगह भी हैं। बनारस में बच्चियों के साथ साथ, जैसे बनारस सिटी यूनिवर्सिटी में छेड़छाड़ हुई, जो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र है, लगातार वहां घटनाएं, पुलिस बच्चियों को मारती है जब वो शिकायत करने जाती है, और भी तमाम घटनाएं हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो। महिला सुरक्षा, महिला सम्मान की अगर बात हो तो सिलेक्टिव बात मत कीजिए, सिलेक्टिव बात होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मानों का चर्चा